नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान पूरा होने के बाद आज यानी 4 जून को रिजल्ट आ चुका है। राजस्थान में ऊंट किस करबट बैठा है, भाटी का क्या परफॉर्मेंस रहा, नागौर की बात करें तो ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में क्या टक्कर रही, क्योंकि ये कुछ ऐसी सीटें थी, कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें थी जिन पे हम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान, नामांकन सभाओं के दौरान लगातार चर्चा कर रहे थे और जिनसे चर्चा कर रहे थे वो राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले सौरभ भट्ट जी थे। आज भी जब रिजल्ट सामने आया है, तो उस रिजल्ट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सौरभ भट्ट जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कौन कहां पर पीछे रह गया और किसने कहां पर बाजी मार ली। सौरभ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राजस्थान में 25 जी लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। आज रिजल्ट आया। क्या लगता है जी आपको? जिस तरह की उम्मीदें थी, जिस किया गया, क्या उस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अभी रिजल्ट से अपडेट कर देता हूँ कि राजस्थान में इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। जयपुर शहर जी, से मंजू शर्मा जीत गई हैं। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह जीत चुके हैं। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल जीत चुके हैं। ये बीजेपी के तीनों कैंडिडेट हैं। और जी, जालोर से लुम्बा राम चौधरी, ये भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये भी जीत चुके हैं। गौरव गहलोत यहाँ से हार गए हैं, जो एक हॉट सीट मानी जा रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे जी, गौरव गहलोत वो चुनाव हार चुके हैं। राजसमंद से महिमा कुमारी, ये भी चुनाव जीत चुकी हैं, बीजेपी से हैं। अजमेर से भागीरथ जी, चौधरी, ये भी चुनाव जीत चुके हैं, ये भी बीजेपी से हैं। और बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, ये भी चुनाव जीत चुके हैं, ये भी बीजेपी से हैं। अ, एक सीट जो बीजेपी अभी हारी है वो है भरतपुर से इंदु देवी जाटव हैं, जो भरतपुर से बीजेपी की प्रत्याशी थी, वो चुनाव हार चुकी हैं। ये 8 सीटों का रिजल्ट अब तक डिक्लेयर हुआ है। इसके अलावा 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी लीड कर रही है और 10 सीटें जो है वो कांग्रेस उन पर आगे चल रही है। अब आप जो सीट की बात करें कि बाड़मेर की सीट जो सबसे एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, त्रिकोणीय त्रिकोणीय मुकाबला माना मुकाबला। जा रहा था हाई प्रोफाइल से। जी 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 जी। और सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई थी राजस्थान में, वोटिंग प्रतिशत बाड़मेर का ही रहा था। यहाँ पर मेधाराम बेनीवाल कांग्रेस के वो चुनाव जीत चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव हार गए हैं और बीजेपी के जो कैलाश चौधरी थे वो तीसरे नंबर पे रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड पहले भी ये चर्चाओं में आई थी ये बातें कि भाई यहाँ की क्या स्थिति बन रही है, तो वही कमोबेश स्थिति नतीजों में भी नजर आई कि मेधाराम बेनीवाल इस मुकाबले को जीत गए। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा कुल मिलाकर, लेकिन जो एक जाट वोटों का कंसोलिडेशन था वो कहीं ना कहीं मेधाराम बेनीवाल के पक्ष में चला गया एन वक्त पर। जो जब समझ में आया कि कैलाश चौधरी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो पूरा की पूरा वोट जो था वो मेधाराम बेनीवाल की तरफ ट्रांसफर हो गया और उसी से ये समझ में आ गया था कि मेधाराम बेनीवाल ये मुकाबला निकाल कर ले जाएंगे। और रविंद्र सिंह भाटी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। विधानसभा चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव में भी मुकाबला उन्होंने बहुत कड़ा मुकाबला उनका रहा और बीजेपी को खास तौर पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया। जो बीजेपी का वोट बैंक था वो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो एक तरीके से इसे भाटी की कामयाबी कह सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार रहते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी टक्कर दी। नागौर की बात करें तो नागौर में हनुमान बेनीवाल है, वो लगभग जीत के करीब ही हैं और ज्योति मिर्धा से काफी आगे चल रहे हैं। एक लाडनू विधानसभा को छोड़कर हनुमान बेनीवाल ने लगभग हर विधानसभा से लीड बनाई है। तो स्पष्ट है कि एक पब्लिक मैंडेट जो था वो कहीं ना कहीं नागौर में हनुमान बेनीवाल के पक्ष में रहा। तो वरना इतना स्पष्ट रूप से सभी विधानसभाओं में उनको लीड मिला ये इतना आसान नहीं था। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का एक सेंटीमेंट जो था वो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में था और ज्योति मिर्धा तीसरी बार अब जो दोनों आमने सामने हुए हैं, जिसमें जो ज्योति मिर्धा जो है वो चुनाव हार गई हैं। लगभग अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ये माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा, अब क्योंकि राउंड बहुत कम बचे हैं तो
अब उस लीड को पार नहीं पा सकते, तो इसलिए हनुमान बेनीवाल का वहां जीतना तय माना जा रहा है। जालोर सिरोही की जो जी सीट है वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव हार गए हैं। 2019 में भी वैभव गहलोत ने जोधपुर से चुनाव लड़ा था, 2019 में भी वो चुनाव हार गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों। और इस बार जो है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी और प्रदेश जिला अध्यक्ष जालोर लुम्बाराम चौधरी, उनसे वो चुनाव हार गए हैं। सौरभ बाड़मेर सर की बात हो जी गई। अब जी, बांसवाड़ा जी की मैं बात कर रहा था कि बांसवाड़ा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के महेंद्रजीत मालवीय को तोड़कर अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो जो एक वोट ट्रांसफर की जो रणनीति थी वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाई और कांग्रेस के लिए वो पूरी तरीके से काम कर गई। ये बांसवाड़ा में जो कांग्रेस ने अपना समर्थन राजकुमार रोत को दिया था, भारत आदिवासी पार्टी के, और राजकुमार रोत ये चुनाव जीत रहे हैं, लगभग डिक्लेयर होने की स्थिति में है राजकुमार रोत। तो कांग्रेस इस चीज में सफल रही कि कांग्रेस ने जिन लोगों से अलायंस किया, जिन पार्टियों से अलायंस किया, उन पार्टियों में कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ, ये एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और बीजेपी जो थी वो महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, इसी वजह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय कहीं ना कहीं ये मुकाबला हार गए। नागौर में भी आप कह सकते हैं कि नागौर में भी जो कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ हनुमान बेनीवाल को, और इस तरीके से सीकर में जो अमराराम सीपीएम के कांग्रेस ने सीपीएम को अपना समर्थन दिया था और सीपीएम ने अमराराम को यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा था, तो सीकर में भी अमराराम जो है वो चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस का पूरा वोट उसमें ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब देखिए, ज्योति मिर्धा एक तरफ नागौर में और दूसरी तरफ बांसवाड़ा के अंदर महेंद्रजीत मालवीय, ये दोनों मुकाबला हार रहे हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं आप कि बीजेपी का वोट ट्रांसफर करने का जो एक पैटर्न था वो काम नहीं आया इसमें। तो दूसरी बात, और दूसरी सीटों की बात करें कि और दूसरी सीटों की क्या स्थिति है, तो जयपुर ग्रामीण की जो सीट है, यहाँ पर अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह, बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह के बीच में कड़ा मुकाबला दिखने को मिला और आखिरी में बैलेट पेपर की जो काउंटिंग हुई उसमें राव राजेंद्र सिंह ने ये चुनाव जीता है। तो और एक पूरा की पूरा एक एनालिसिस करें तो जो विधानसभा चुनाव के बाद में जाट और मीणा वर्ग की जो नाराजगी खुलकर सामने आई थी, वो इस चुनाव में बिल्कुल साफ नतीजों में नजर आ गई। जाट और मीणा बेल्ट में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। आप सीकर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, नागौर, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, ये जो सीटें हैं, इसमें से मैंने जो पहली 5 सीटें बताई वो जाट बाहुल की हैं, और दो आखिरी की जो सीटें मैंने बताई वो मीना एसटी सीटें हैं, एसटी रिजर्व सीटें। इन 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव हार रही है। तो सर एक सवाल और उठता है स्पष्ट जी, एक सवाल उठता है ना कि जिस 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 जो बेल्ट सचिन पायलट वाली थी, उस बेल्ट में कांग्रेस की जीत नजर आई, उस बेल्ट में कांग्रेस की एक बढ़त नजर आई। वहीं अशोक गहलोत की एक जो बेल्ट थी, वहां पे कांग्रेस उतनी ज्यादा सक्षम, उतनी ज्यादा जीत हासिल करती, उतनी ज्यादा बढ़त में नजर नहीं है। उनके खुद के बेटे भी वहां से चुनाव हार गए जालौर से। क्या लगता है आपको, क्या फैक्टर रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता सचिन पायलट बेल्ट का कोई इसमें असर है। देखिए, ये स्पष्ट रूप से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नाराजगी थी, वोटर वर्ग के अंदर नाराजगी थी, क्योंकि जाट बेल्ट है वो पूरी की पूरी जाट बेल्ट बीजेपी एकदम हार चुकी है, पूरी की पूरी जाट बेल्ट। तो और ये विधानसभा चुनाव के बाद स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि जाट वोटर जो है बीजेपी से नाराज है। बार बार इस तरीके की मीडिया में खबरें भी चली, सोशल मीडिया में भी इस तरीके की चीजें बार बार ट्रेंड कर रही थी। लेकिन देखिए, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था और ये स्टेट गवर्नमेंट का एक तरीके से, ये पूरा की पूरा गवर्नमेंट के स्तर पर, स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर मैं इसका फेलियर मानता हूँ कि ये सब चीजें पहले पता होने के बाद भी कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ और तबादलों के अंदर एक वर्ग को टारगेट किया गया और वो ये चीज समझ में आ रही थी कि इससे नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। और अब आने अभी 9 नवंबर से जो है राजस्थान में लोकल बॉडीज के चुनाव होने, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में अब क्या बीजेपी और नुकसान झेलने की पोजीशन में लगती है, बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जो स्थितियां बनी हैं और ये वर्ग में जो नाराजगी है, और ये दिख भी गया कि इस वर्ग की नाराजगी सीटों पर कितना असर डालती है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज पर मंथन जरूर करेगी। और मुझे लगता है कि
जल्द ही राजस्थान में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। सौरभ सर, एक सवाल कोटा से प्रहलाद गुंजल बीजेपी से बगावत करके उनको टिकट नहीं दिया गया, कांग्रेस में चले गए। कोटा का क्या कुछ हाल है? ओम बिरला उनके सामने थे, वहां पे क्या फाइट है, कौन आगे चल रहा है अभी? जी देखिए, शुरुआती रुझानों में प्रहलाद गुंजल आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में ओम बिरला ने वहां से लीड बना ली और अब कंफर्टेबली मुझे लगता है कि वो ओम बिरला इस चुनाव को निकाल लेंगे। जीत की ओर तो अग्रसर है। यहाँ पर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, प्रहलाद गुंजल ने भी बहुत अच्छी टक्कर दी है। और जो बीजेपी, आप देखिए कि राजस्थान में ये वही बीजेपी है जो राजस्थान में 2014 और 2019 के चुनाव लाखों के मार्जिन से जीत रही थी। कोई 6 लाख के मार्जिन से, कभी कोई सीट 4 लाख के मार्जिन से, कोई सीट 5 लाख के मार्जिन से, कोई 3 लाख के मार्जिन से। और अब आप ये स्थिति देखिए कि जो मार्जिन जीत का है वो हजारों में रह गया, लाखों से घटकर भी हजारों में रह गया। तो एक तरीके से आप इसे एक कांग्रेस की एक बड़ी जीत मान सकते हैं कि जो सीटें अगर कांग्रेस नहीं भी जीती है तो वहां पर कड़ी टक्कर जरूर दी है कांग्रेस ने। बिल्कुल सर, अगला जी सवाल मेरा इसी से मिलता जुलता था। तकरीबन 6-7 महीने पहले विधानसभा को चुनाव हुआ, जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला राजस्थान में। मतलब जैसे आपने जी बताया कि लाखों से जीत हुई, हजारों से जीत हुई, वो वाला सिलसिला रहा कि एक तरफा जीत वाला सरकार बनाई। महज 5 से 6 जी महीने के बाद एक परिदृश्य बदलता नजर आया। हालांकि वो राज्य का चुनाव था, एक केंद्र का चुनाव है, लेकिन एक परिदृश्य में जो बदलाव नजर आया, एक जो, जैसे आप कह रहे थे कि बीजेपी को जो एक जहां पे कमियां नजर आई, जहां पे बीजेपी को दरकिनार करा गया, नजरअंदाज किया गया, फिर पसंद नहीं किया गया उनके चुनावी मुद्दों को। ऐसा क्या कारण था जो विधानसभा से और लोकसभा में अलग हो गया? जी देखिए, लोकसभा के अंदर मैं जो अभी बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जातिगत गोलबंदी हुई और ये बीजेपी स्टेट यूनिट का फेल्योर है। इस चीज को समझते हुए भी बीजेपी ने समय रहते हुए कोई कदम नहीं उठाए और इसका खामियाजा इस चुनाव के अंदर बीजेपी को भुगतना पड़ा है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी का बन ही नहीं पाया। यहाँ पर ये जो जातिगत नाराजगी थी वो इतनी ज्यादा थी कि स्टेट लीडरशिप कि आप कमी कह सकते हैं इसको, कि इसको भाप नहीं पाई। और दूसरी बात ये है कि राजस्थान में नई सरकार आने के बाद जो ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव होना था वो एक्सपेक्टेड था, वो भी यहाँ देखने को नहीं मिला। और कमोबेश वही अफसर महत्वपूर्ण पदों पर अभी भी काबिज हैं जो पिछली गहलोत सरकार में जिनको नियुक्ति मिली थी। तो एक मैसेज भी जो नीचे यही गया कि राजस्थान में कुछ भी नहीं बदला। तो ये भी एक माउथ पब्लिसिटी इस तरीके की चलती रहती है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करती है पब्लिक के दिमाग के अंदर। और ये शायद जो नई लीडरशिप है ये इस चीज को भाप नहीं पाई और कहीं ना कहीं इसका नुकसान, मुझे लगता है कि इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। बिल्कुल सर, भाई अगर ये बात की जाए कि जिस तरह से चुनाव प्रचार पे हम लोग नामांकन सभाओं पे बात कर रहे थे, बीजेपी की तरफ से जोरदार प्रचार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े चेहरे, तमाम दिग्गज नेता राजस्थान में आए, चुनाव प्रचार किया, वोट मांगे अपने प्रत्याशियों के लिए। लेकिन आज जब रिजल्ट सामने आया, तो वो जो एक प्रचार का असर था, वो जो एक फेस वैल्यू का असर था, वो शायद राजस्थान में उतना ज्यादा नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, आप नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं को देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 2 फेज में करीब 7 से 8 सभाएं की हैं और 7 से 8 सीटों पर सभाएं की। इसमें से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, करीब 6 सीटों पर बीजेपी हार गई चुनाव। अब ये इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के सर पे डाल देनी चाहिए कि पूरा चुनाव जो था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। नरेंद्र मोदी खुद इस कैंपेन को लीड कर रहे थे, पूरे राजस्थान में, पूरे देश भर में उन्होंने इस कैंपेन को लीड किया। लेकिन उनके साथ साथ मैं मानता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट का भी ये बहुत बड़ा फेल्योर है। कहीं ना कहीं ये जो पब्लिक सेंटीमेंट था इसको कैप्चर करने में जो स्टेट की मशीनरी थी वो एक तरीके से, पूरी तरीके से विफल हुई। या सरकार की जो शायद कहीं वो एक ओवर कॉन्फिडेंस, कहीं जिससे अपने अपने एक बार जब लोग पिछले नामांकन सभा के टाइम पे बात कर भी रहे थे कि लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, शायद लोगों को ये लगने लगा था कि सरकार आ गई है, बन गई है, फिर वो उतना ज्यादा उत्साह एक तरफ से नजर नहीं आ रहा था। उसका भी कुछ ऐसा जी असर? देखिए, उसका आप मान सकते हो, लेकिन फिर कांग्रेस की तरफ से वोट पड़ा है। मतलब
क्या ये अगर ये उत्साह हाँ बात सर, ये मतलब थी वही बात है ना कि अगर बीजेपी के जो सपोर्टर थे वो ये मान चुके थे, जो बार बार 400 पार 400 पार 400 पार का नारा चल रहा था, कि बीजेपी के सपोर्टर ये मान चुके थे कि अब तो जीत हमारी पक्की है। तो शायद जी जी इसलिए आज ये जो परिदृश्य है थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए ये पूरी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि ये ये ही सच है पूरी तरीके से, क्योंकि जो जीत का मार्जिन था, आप 2019 के चुनाव की आप कल्पना कीजिए कि 6 लाख के जीत के मार्जिन से 5 लाख के जीत के मार्जिन से बीजेपी अगर कोई सीट हार रही है, तो सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती कि बीजेपी का वोटर निकला नहीं। बीजेपी का वोटर निकला है, लेकिन कांग्रेस का वोटर भी उसके मुकाबले में निकला। लेकिन अगर बीजेपी का वोटर नहीं निकला, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, या इसके लिए स्टेट लीडरशिप की भी कोई जिम्मेदारी होती है, संगठन की भी कोई जिम्मेदारी होती है? मुझे लगता है कि अगर स्टेट में नई सरकार आई है, संगठन पूरी तरीके से अगर बीजेपी का एक्टिव है, लगातार इसकी फीडबैक मीटिंगें भी हो रही थी, तो इस तरीके की रिपोर्ट तो जानी चाहिए थी ऊपर। तो बिल्कुल इसको सर। कैप्चर करने में बीजेपी फेल हुई, तो ये तो बीजेपी की खामी है, मुझे लगता है कि। और दूसरी बात आप देखिए कि बीजेपी हार कहाँ रही है। अगर बीजेपी ये इन जनरल बात कर सकते हैं कि बीजेपी का वोटर निकला नहीं, लेकिन बीजेपी की हार भी आप देखिए कि बीजेपी की भी हार जाट और मीणा वोट बेल्ट में ज्यादा हुई है। तो क्या जाट मीणा बेल्ट में ही बीजेपी का वोटर नहीं निकला? ऐसा नहीं हो सकता कि जाट मीणा बेल्ट में ही बीजेपी का वोटर नहीं निकले और दूसरी बेल्ट में बीजेपी का वोटर निकल जाए। तो कहीं ना कहीं जो जातिगत नाराजगी का फैक्टर था, वो पूरे जो एक आरक्षण का मुद्दा था जो पूरे देश में चला, जिसके चलते आप यूपी के भी जो एक चौंकाने वाले नतीजे आपको दिख रहे हैं कि यूपी में भी चौंकाने वाले नतीजे रहे। तो बिल्कुल। ये वही फैक्टर मुझे लगता है कि राजस्थान में भी काम इस फैक्टर ने काम किया। जी एक सर और बहुत बड़ा सवाल जो कि किरोड़ीलाल मीणा से जुड़ा हुआ है। बीच में एक जी जनसभा उनकी वायरल हुई थी, जो गांव में उन्होंने एक महापंचायत के दौरान जो बातें कही थी, कि अगर वहां से बीजेपी का कैंडिडेट दौसा से नहीं जीतता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। अभी तक फिलहाल जो आंकड़े हमारे सामने आए वो ये है कि मुरारी लाल मीणा, जो कि कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से वहां थे, वो 2,37,340 वोटों से लीड बनाए हुए हैं। और इस बिल्कुल लीड के मुरारी लाल बाद मीणा। तुरंत, जी सर, इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा का ट्वीट करना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या कुछ संकेत देता है? जी जी देखिए आज जब सुबह रुझान आ रहे थे, तो हम पीसीसी में उस वक्त मौजूद थे, और पीसीसी प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा के उस बयान को कोट करते हुए कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो थूक कर नहीं चाटेंगे, और वो अपनी बात पर कायम रहने वाले व्यक्ति हैं। और इसके कुछ समय बाद ही किरोड़ी लाल मीणा का एक ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर आ गया, कि जब उन्होंने एक संकेत दिया कि जो उनका बयान था कि अगर बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे, तो कहीं ना कहीं उस बयान को रिट्रेट कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। और आप सिर्फ ये किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे तक मत देखिए इस चीज को कि किरोड़ी लाल मीणा हारने पे इस्तीफा दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का मतलब है राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि जो कारण किरोड़ी लाल मीणा खुद के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वही कारण कांग्रेस या बीजेपी के दूसरे नेताओं के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। और किरोड़ी लाल मीणा इस मुद्दे को फिर इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। ये पूरे विधानसभा, अभी बजट सत्र आने वाला है, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली इस दौरान। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और इस पूरे चुनाव प्रचार से लेके चुनाव की डेट अनाउंस तक, नामांकन सभाओं तक आपने हमारा बहुत साथ दिया, हमें देखा, हमें सराहा, अपना आशीर्वाद दिया, हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना साथ बनाए रहिए और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और उसी के पास में एक और बटन है ज्वाइन का। अगर आप हमारी प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अगर आप अमर उजाला राजस्थान पर प्राइम खबरें देखना चाहते हैं, अगर आप अमर उजाला राजस्थान पर राजस्थान के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सबसे पहले देखना चाहते हैं, राजस्थान की राजनीति का अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाइए और अमर उजाला राजस्थान की ज्वाइन मेंबरशिप ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।